Good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Sir, happy लास्ट Guru हमने Purnima, क्या sir. टॉपिक, गुड इवनिंग, अच्छा थैंक यू। लास्ट टॉपिक हमने क्या डिस्कस किया था? हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। थैंक यू, थैंक यू। सो लास्ट टॉपिक क्या डिस्कस? न्यूटन रिंग्स ना, उसकी 2 क्लासेस हो गई सर न्यूटन रिंग्स की। हमने डिस्कस किया था कि कितने उसको कुछ पार्ट बाकी थे या हमने सारे पार्ट डिस्कस कर लिए थे, कितना फ्रिंज डिसेपरेट होगा और कितना क्या होगा? हाँ वो भी डिस्कस कर लिया था सर। कोलैप्स कितने होते हैं फ्रिंजेस, फ्रिंज मतलब कितने रिंग कोलैप्स कर रहे हैं। तो और कोलैप्स हम कितने होंगे वो पूरा पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था ना शायद? हाँ सर कर लिया था। हाँ सर। ठीक ठीक, ओके। सर उसमें हमको पूछना था कि मतलब एक डिस्टेंस जो है सर उसका फिक्स है बस T0, तो 200 फ्रिंग्स बन रहे हैं 2000, फिर 2000 जो है समाप्ति हो जा रहे हैं, तो सर क्या बनेगा? अब नहीं, वैरी करता किसने रहेगा कहा तब कि ना बनते रहेंगे। नहीं 2000 नहीं बन रहा है ना, और भी बहुत सारे बन रहे हैं। नंबर ऑफ फ्रिंज 2000 नहीं है, नंबर ऑफ फ्रिंज और भी ज्यादा हो सकता है। उसमें 2000 कोलैप्स कर रहे हैं। 2000 बन भी रहे हैं। हाँ 2000 कोलैप्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रिंज कुछ और बन सकता है। आपके पीछे नॉइज आ रहा है, उसे बंद कर लीजिए या माइक म्यूट कर लीजिए। सर न्यूटन रिंग में ना क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नहीं आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 क्या 2 रेडियस दिया हुआ है वो
दो डायमीटर दिया वो हुआ है। ये सर इसमें फोकल लेंथ दे रही है, उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा, उसके बाद आरएम वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो मतलब वैल्यू सेम नहीं आ रही है। हाँ, वहाँ थोड़ी सी टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम है, यानी प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पहले R1 का लिख लीजिए रेडियस, फिर R2 का लिख लीजिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके और तब अरेंज करके तब कीजिए, वो ज्यादा वो वहां से आंसर आ जाएगा। वो हम एक बार जब डिस्कस करेंगे तो वहां आप मुझे याद दिला दीजिएगा, जब प्रीवियस ईयर को यानी असाइनमेंट जब डिस्कस करेंगे तब, ठीक। ओके सर। हाँ, वहाँ थोड़ी सी है उसके साथ कॉन्सेप्ट है कि यानी डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, डिफरेंस करके ही हम पता कर सकते हैं। और सर ओके, सो हाँ बताइए। डिसअपियरिंग वाले में सर था कि जैसे 2000 फ्रिंजेस कोलैप्स कर गए, तो फर्दर फॉर्म भी तो हो रहे होंगे ना सर वहाँ पे आगे में उसके? हाँ हाँ हाँ, फर्दर नहीं, फॉर्म नहीं हो रहा है। हाँ, ऊपर वो आपने उठाया है तो वहां से कोलैप्स हो जाएगा वो। तो मतलब सर हमें जैसे पहले जितने विड तक, मतलब कि वो प्लेट जो जितना डायमीटर था उसका लेंस का, उतने विड तक हमें पहले फ्रिंजेस दिख रहे होंगे सर्कल में हाँ, पहले पहले जब। भी। हाँ, अगर सपोज कीजिए कि आपका मान लेते कि आपका स्क्रीन इतना है, ठीक, हम्म और आपके स्क्रीन में सपोज कीजिए कि ऐसे इतने रिंग है, बट रिंग एक्चुअली 10,000 या 10 लाख था, तो अभी हम्म आपका स्क्रीन फोकस पॉइंट क्या इतना ही है ना। तो हम्म अगर ये डिसअपेयर होगा तो ये वाला यहाँ आएगा ना, ये वाला यहाँ आएगा ना, तो और भी सारे वहां पे ऑक्युपाइड कर लेंगे। सर तो मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिंग्स को, मतलब इतना बड़ा स्क्रीन उठा लेते हैं सर कि उसके बाद टोटल फ्रिंजेस पैटर्न उस पर कवर हो जा रहा है, नहीं, तो टोटल सर। नंबर ऑफ फ्रिंज अगर आप काउंट करेंगे तो पाथ इक्वल टू 20 इक्वल टू एम लेमडा, यहाँ से m जो होगा वो 20 बाई लेमडा, ये टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज आ जाएगा। हम्म तो यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज होंगे, राइट, वो उसमें से कुछ जो है वो डिसअपियर हो रहे हैं, कुछ जो है वो अपियर हो रहे हैं, ऐसे करके, तो मतलब यानी सर कुछ जो हमें होगा ये वो डिसअपियर होगा। पता चलेगा कि नहीं सर, अगर हम इसको प्रैक्टिकली मतलब विजुअली इसको हम करेंगे, देख अभी रहे हम हैं? माइकलसन वाले में करेंगे, वहां पे अच्छा, हम ओके एग्जैक्टली सर। इस बात को कैलकुलेट करेंगे कि कितना फ्रिंज पहले था, कितना फ्रिंज अब बचा है, ठीक। ओके सर। क्योंकि माइकलसन और न्यूटनिंग्स में ना फिनोमेना सेम है, बस डिवाइसेस यानी अलग अलग है, अदरवाइज फिनोमेना सेम है, तो माइकलसन से चीजें थोड़ी सी और बेटर क्लियर हो जाएगी। सो न्यूटनिंग का एक क्वेश्चन और बच रहा है जो पूछे जा सकते हैं, यानी हालांकि अभी तक ऐसा पूछा गया नहीं है, यानी पिछली साल जेस ने वो जो डिसेपरिंग वाला हमने करवाया था वो पूछा था, राइट, बट दो वेवलेंथ के साथ अभी तक किसी ने पूछा नहीं है। जैसे मान लेते कि ऐसा सिचुएशन है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक वेवलेंथ ऐसा फॉल कर रहा है और दूसरा वेवलेंथ ऐसा, ये मुझे बताइए अब न्यूटनिंग फॉर्म होगा कि नहीं होगा अगर आपके पास दो वेवलेंथ इस पे फॉल कर रहा है तो? सर होगा, फॉर्म होगा। होगा क्या कि अब की बार भी न्यूटनिंग्स फॉर्म होगा, जैसे ये लाइट हुआ ये अपना न्यूटनिंग्स बनाएगा ऐसा, ये ऐसा न्यूटनिंग्स बनाएगा, फिर ये लाइट फिर क्या करेगा अपना न्यूटनिंग्स बनाएगा, तो दो दो यानी क्या होंगे यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के न्यूटनिंग्स यहाँ पे अपीयर होंगे। क्वेश्चन पहले सर हम लिख क्लोज लेते हैं। क्लोज नहीं करेंगे एक दूसरे को? हाँ, क्रॉस करेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा, वही सारा चीज हम डिस्कस अभी करेंगे कि एक्चुअली एग्जैक्ट पैटर्न कैसा बनेगा। सो इफ two closely spaced wavelength incident on Newton's ring setup find order of the ring where fringe pattern will disappear। सेकंड आपको पता करना है corresponding
थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। थर्ड आपको पता करना है पोजीशन फ्रॉम द सेंटर at which pattern will disappear। ये 3 चीज आपको पता करना है। ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। फॉर ऑल दी कैलकुलेशन पर्पस आपको यूज क्या करना है, यूज λ1 5890 एंगस्ट्रॉम, λ2 5896 एंगस्ट्रॉम। अगर कैपिटल आर की कभी जरूरत पड़ेगी तो इसको 1 मीटर ले लीजिए। ये यूज करना है इस न्यूमेरिकल में जहां कहीं भी कैलकुलेशन करना होगा। लिख लिया बच्चे लोग? यस सर। अब ये क्वेश्चन का कुछ आता पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिंग वेयर फ्रिंज पैटर्न विल डिसअपीयर, इसका मतलब कुछ पता चल रहा है क्या? जहाँ पे ब्राइट और डार्क सर मिल जाएंगे आपस में, कंप्लीट ब्राइट हो या जाएगा। फिर सर डार्क और डार्क भी मिल सकते हैं ना, यहाँ पे डार्क और डार्क भी कोलैप्स कर रहा हूँ। दो केस होगा क्या कि यहाँ से यानी जब अगर हम पैटर्न की बात करें तो जब कभी लाइट इस पे फॉल करेगा तो ये वाला, जैसे अगर इस कलर की बात करें तो ये अपना पैटर्न बनाएगा ना। और अगर सपोज कीजिए कि ये कलर, जैसे इस कलर का यहाँ पे ब्राइट है, इस वाले पोजीशन पे सपोज कीजिए यहाँ ब्राइट है इस वाले कलर का, इसे हम मान लेते हैं कि ये λ1 है, ये λ1 है और ये मान लेते हैं कि ये λ2 है। ठीक, ऐसा। सो यहाँ अभी λ1 का हमने डार्क ब्राइट लाइन ड्रॉ किया है। अगर λ2 का भी यहाँ पे, जैसे λ1 का ये ब्राइट है और λ2 का भी यही ब्राइट होगा, इसका मतलब क्या होगा, वहां पे कैसा पैटर्न दिखेगा, ब्राइट या डार्क? ब्राइट ब्राइट। दूसरा सिचुएशन समझते हैं कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे यहाँ जहाँ पे डार्क है, बीच वाला सिचुएशन जहाँ पे एक का डार्क है, ये या यहाँ मान लीजिए कि λ1 का डार्क है और उसी पॉइंट पे अगर λ2 का भी डार्क हो तो वहां पे क्या दिखाई देगा? डार्क। ठीक, डार्क। हाँ। अब ऐसे ही यानी मान लीजिए कोई एक ब्राइट है, वहां पे λ1 का भी ब्राइट है, λ2 का भी ब्राइट है तो ब्राइट दिखेगा। या अगर वहां नहीं तो कुछ ऐसा भी कि अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे λ1 का ब्राइट, λ2 का भी ब्राइट, तो ब्राइट दिखा। किसी थोड़ी दूर के बाद λ1 का डार्क और λ2 का भी डार्क, तो डार्क दिखा। आपको लग रहा है कि λ1 और λ2 का डार्क और ब्राइट एक ही जगह होगा? किसी को लग रहा है λ1 λ2 का डार्क या ब्राइट एक ही जगह हो सकता है? चेंज ऑर्डर करके हो भी सकता है। हाँ, काफी अच्छा आपने हो कहा। भी सकता है। हाँ, हो भी कह सकता है। नहीं जैसे सकते। अगर डिफरेंट ऑर्डर का ऐसा हो कि थर्ड का डार्क, फिफ्थ का ब्राइट ऐसा एक जगह फॉल करे तो ऐसा भी हो सकता है ना। और ऐसा हो सकता है कि अगर यानी ऑर्डर की वैल्यू काफी कम है, λ1 और λ2 में डिफरेंस काफी कम है, क्योंकि मैंने आपको कहा है क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ है, यानी वेवलेंथ काफी पास है। यहाँ पे देखिए 5890 और 5896 दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो इसको क्लोजली स्पेस्ड वेवलेंथ कहेंगे। तो लगभग अगर पास है तो एक जगह भी बन सकता है, डिफरेंट ऑर्डर का भी एक जगह बन सकता है। तो अगर सपोज कीजिए कि यहाँ एक का ब्राइट और दूसरे का डार्क फॉर्म करे, ऑर्डर वाली टेंशन आप छोड़ दीजिए, हो सकता है कि थर्ड का डार्क यानी थर्ड ऑर्डर का ब्राइट और दूसरे का फिफ्थ ऑर्डर का ब्राइट एक जगह फॉर्म हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल एक का ब्राइट पे दूसरा ब्राइट फॉल कर रहा है और एक का डार्क पे दूसरा डार्क फॉल कर रहा है, तो डार्क और ब्राइट की पैटर्न तो साफ सुथरी दिखाई देगी ना। यस सर।
प्रॉब्लम कहाँ शुरू होगा, और इस चीज को हम एग्रीमेंट भी कहेंगे कि ठीक है लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बीच ना आपस में एग्रीमेंट है कि लैम्डा 1 जहाँ ब्राइट बना रहा है लैम्डा 2 भी वहाँ पे ब्राइट ही बना रहा है, लैम्डा 1 जहाँ पे डार्क बना रहा है लैम्डा 2 भी वहाँ पे डार्क ही बना रहा है, मे बी द ऑर्डर डिफरेंट हो बट दोनों एक ही जगह पे डार्क ब्राइट बना रहा है, तो पैटर्न सर्वाइव करेगा ना। और अगर दोनों का डिफरेंट हो कि जैसे एक ब्राइट बनाया और दूसरा ने थोड़ा सा दूर हट के ब्राइट बनाया, तो भी डार्क ब्राइट वाली सीक्वेंस लगभग मेंटेन होगी ना। स्मॉल ऑर्डर्स के लिए हाँ maintain जैसे होगी। देखिए मैंने एक ब्राइट बनाया और दूसरे वाले ने इससे थोड़ा सा दूर ब्राइट बनाया, तो भी डार्क ब्राइट तो दिखेगा ही ना, यस सर। यस सर। ना, तो भी डार्क ब्राइट दिखेगा। प्रॉब्लम कहाँ आनी शुरू होगी, मुझे आप लोग कुछ बता सकते हैं कि कहाँ से पैटर्न बिगड़ना शुरू होगा। तो सर एक जैसे जैसे ब्राइट तो और दूर एक जो जाएगा। वो डार्क लोग हो, करेंगे तो उस समय हाँ। सर ब्राइट ही फॉर्म। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इसने यहाँ पे एक ब्राइट बनाया ऐसा, यहाँ इसने ब्राइट बनाया और लैम्डा 2 वहां पे डार्क बनाया, तो क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा सर फिर। क्लियर है ना सब। डार्क दिखेगा। अच्छा ब्राइट। ये देखिए आपके पास दो टॉर्च है, एक टॉर्च आपने दीवार पे ऑन किया जो रेड कलर का था, ठीक, तो एक टॉर्च आपने ऑन किया तो रेड दिखा, दूसरा भी ऑन किया आपने और दोनों रेड दिखा। अगर एक को आपने ऑफ कर दिया तो दूसरा वहां पे फिर नेट कलर क्या दिखाई देगी, रेड दिखाई देगा। रेड कलर अब यहाँ पे एक का ब्राइट है एक का डार्क है, क्या दिखाई देगा, ब्राइट। ब्राइट। डार्क कहाँ से आ Bright. गया, एक का Bright, ब्राइट sir. और एक का डार्क है तो वहां पे ब्राइट दिखाई देगा ना। एक बल्ब को आपने बंद कर रखा दूसरे बल्ब को खोल रखा, तो नेट लाइट रूम में क्या दिखाई देगा, डार्क या ब्राइट, राइट। ब्राइट। तो यही होगा ना, एक का यहाँ पे मैक्सिमा हो रहा है और दूसरे का मिनिमा हो रहा है, तो आपको यहाँ मैक्सिमा दिखाई देगा ना। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चा। यस सर। हाँ, यस सर। तो मैंने कहा कि इस पॉइंट पे फोकस अभी करते हैं कि लैम्डा 1 का ब्राइट है और लैम्डा 2 का यहाँ पे डार्क है, तो दिखेगा क्या, ब्राइट दिखेगा। ठीक, अब होगा क्या कि मान लेते कि ये दूसरा पॉइंट जहाँ पे लैम्डा 2 का ब्राइट है, सेकेंड वाला पॉइंट ऐसा था, यहाँ पे लैम्डा 1 का ब्राइट था, यहाँ पे लैम्डा 2 का ब्राइट है और लैम्डा 1 का डार्क है, फिर वहां पे क्या दिखाई देगा, ब्राइट। राइट ही दिखेगा। राइट। तो यहाँ पे लैम्डा 1 का ब्राइट था, इसका ब्राइट था, इसका डार्क था, तो हमें लैम्डा 1 की ब्राइट दिखाई दी। यहाँ पे लैम्डा 2 का ब्राइट था बट इसका डार्क था, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या दिखाई देगा, लैम्डा 2 का राइट। ब्राइट। ब्राइट फिर से मूव करते हैं कि फिर से यही है, यहाँ जब इसने अपना ब्राइट बनाया तो यहाँ पे दूसरे वाले ने वहां पे डार्क बना दिया, फिर से वहां पे क्या दिखेगा, ब्राइट ही दिखेगा ना। यस सर। Yes, sir. आपको लग रहा है कि अब डार्क और ब्राइट ऐसा, अब आपको डार्क एंड ब्राइट की पैटर्न दिखाई दे रही है, लगातार ब्राइट दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता जाए तो क्या होगा, लगातार ब्राइट दिखाई लगातार देगा ब्राइट दिखाई या देगा। डार्क ब्राइट बनेगा, ब्राइट दिखाई देगा सर, ऐसा राइट होगा। दिखेगा लगातार। लगातार ब्राइट दिखेगा ना। लगातार ब्राइट दिखेगा इसका मतलब फ्रिंज पैटर्न लॉस हो गया है, क्योंकि फ्रिंज पैटर्न था क्या, अल्टरनेट डार्क ब्राइट ना, यस सर। ना अल्टरनेट डार्क ब्राइट था, तो इसका मतलब फ्रिंज पैटर्न लॉस्ट हो गया। यानी एक्चुअल में ये ऐसा होगा, यानी कुछ दूर के बाद फिर क्या होगा कि आपको ना, यानी कुछ दूर के बाद फिर आपको यानी डार्क ब्राइट पैटर्न ही दिखाई देंगे, लगातार व्हाइट या लगातार डार्क दिखाई देगा ऐसा। जैसे अभी तक तो डार्क ब्राइट दिखाई दे रहा था, उसके बाद लगातार व्हाइट दिखेगा। लगातार व्हाइट अगर दिख रहा है तो इसका फ्रिंज पैटर्न क्या हो गया, लॉस्ट हो गया ना। तो ऐसा ही हुआ। क्लियर है बच्चे लोग। सर यस सर। हाँ सर ये आप जो एग्जांपल दे रहे हैं टॉर्च का दो, वो तो आप नॉन कोहेरेंट सोर्स का दे रहे हैं और वहां तो इंटरफेरेंस की बात हम कर नहीं इसने सकते। कहा, मैंने पोलराइज सोर्स का मैंने एग्जांपल दिया है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे आप जो बोल रहे हैं ब्राइट और डार्क अगर ओवरलैप करेंगे तो ब्राइट ही रहेगा, इंटरफेरेंस में तो ऐसा नहीं था। वहां पे तो डिपेंड करता था कि कितने पाथ डिफरेंस पे है, तो मैक्सिमा भी हो सकता था, मिनिमा भी हो सकता था। मैंने कहा कि एक डार्क है, यानी एक का इंटेंसिटी वहां है ही नहीं और दूसरे का इंटेंसिटी है, तो नेट इंटेंसिटी फिर क्या अच्छा, होगी वहां पे। ऐसे ठीक है। हाँ ओके। सो होगा क्या कि यहाँ के बाद फ्रिंज पैटर्न लॉस्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि ये ऐसा ऑर्डर है जहाँ पे, ये ऐसा ऑर्डर है जहाँ पे पहली दफा ऐसा हुआ था, मिसमैनेजमेंट हुआ था। इससे पहले क्या था कि एक का डार्क पे दूसरा डार्क फॉल कर रहा था, एक के ब्राइट पे दूसरा ब्राइट फॉल कर रहा था, तो फ्रिंज पैटर्न स्मूथली क्रिएट हो रहा था डार्क और ब्राइट का। यहाँ पहली बार क्या हुआ कि एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे फॉल हुआ,
ठीक, और उसके बाद फिर लगातार मिस यानी ऐसा ही होता है क्या, डार्क का ब्राइट, यानी एक का डार्क पे दूसरा ब्राइट, दूसरे का ब्राइट पे पहले का डार्क, तो उसके बाद फिर लगातार फ्रिंज पैटर्न क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो पहली बार जहां पे लॉस्ट हुआ वो हमें एम निकालना है कि किस ऑर्डर पे लॉस्ट हुआ, और जहां पे लॉस्ट हुआ उसका डिस्टेंस भी कुछ होगा सेंटर से, जहां पे पहली बार ऐसा हुआ होगा एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे फॉल हुआ होगा। यस सर। तो फिर आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस बताना है कि आर एम क्या वैल्यू होगी, और जहां पे लॉस्ट हुआ होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ थिकनेस भी हुई होगी ना यहाँ पे, Yes, sir. ना, कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो थिकनेस हुई होगी, जो थीन फिल्म है, वो थीन फिल्म आपको बतानी है कि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग थीन फिल्म कितना था, जहां पे एक ऐसा फेनोमेना हुआ कि एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे कॉन्साइड हुआ, राइट। सो जब कभी नाउ ऑनवर्ड या इंटरफ्रेंस में आपको कहे कि फ्रिंज डिसअपियर हो जा रहा है और वहां पे दो वेवलेंथ हो, तो इसका मतलब एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे कॉन्साइड कर रहा होगा। जैसे पीछे मैंने भी कहा था कि फ्रिंज कितना डिसअपियर हो जाएगा, और उसमें वेवलेंथ एक ही था, तो वहां जो डिसअपियर हो रहा था वो पाथ के चेंज के कारण हो रहा था। यहाँ डिसअपियर क्यों हो रहा है, क्योंकि λ1 और λ2 आपस में डिसएग्रीमेंट है ना, एक का ब्राइट दूसरे के डार्क पे फॉल हो रहा है, दूसरे का डार्क पहले के ब्राइट पे फॉल हो रहा है, तो यहाँ वो डिसएग्रीमेंट में, इसलिए यहाँ पे डिसअपियरेंस हो रही है। ठीक है बच्चे लोग? यस Yes. सर। Yes, sir. हाँ, तो ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपके पास की कॉन्सेप्ट है, यानी जब कभी ऐसा पूछा जाए तो, क्योंकि सिमिलरली क्वेश्चन थीन फिल्म में पूछा जा सकता है, सिमिलर क्वेश्चन वाईडीएस में पूछा जा सकता है, वेस्टप में पूछा जा सकता है, न्यूटनिंग्स में या माइकलसन में, हर एक जगह कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर दो वेवलेंथ हम यूज करेंगे तो काफी दूर तक लाइट ना, यानी फ्रिंज पैटर्न सिस्टमेटिक नहीं बनेगा, कुछ दूर तक तो बनेगा, उसके बाद फिर फ्रिंज पैटर्न कॉन्टिन्यूस दिखाई देंगे, कंटिन्यूस ब्राइट दिखाई देगा, तो वो पोजिशन क्या होगा, वो या वो पार डिफरेंस क्या होगा। तो उस सब के लिए आपको एक ही कॉन्सेप्ट है कि डार्क ब्राइट से कॉन्साइड करेगा, राइट। एक एग्जांपल से आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अच्छे समझ सकते हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए कि किसी ने ऐसे जलेबी बनाया है, राइट, तो आपको जलेबी का पैटर्न दिख रहा है। अब अगर मान लीजिए कि 2 पर्सन जलेबी बनाने वाले हो ना, और एक ने सपोज कीजिए कि ऐसा बनाया, राइट, और उसने इम्प्टी स्पेस छोड़े और जगह छोड़ दिया, दूसरे अगर इसी जहाँ पे इम्प्टी स्पेस था वहीं अगर इसने व्हाइट वाला स्पेस कर दिया, तो फिर आपको लग रहा है वो जलेबी का शेप मेंटेन रहेगा नहीं। ना, वो कंटिन्यूसली व्हाइट हो जाएगा ना। Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ऐसा ही उसके कॉन्टेक्स्ट में लगभग आप समझ सकते हैं कि ऐसा यहाँ पे हो रहा है। एक का डार्क ब्राइट अगर लगातार एक दूसरे यानी एक दूसरे पे फॉल करे तब वो डिसअपियर हो जाएगा। तो यहाँ हम ये लिखेंगे कि इफ bright fringe of one wavelength coincides with dark fringe of other fringe pattern disappear। हालांकि डिसअपियर की जगह प्रॉपर वर्ड होता है इज लेस डिस्टिंक्ट, कुछ कुछ जगह लेस डिस्टिंक्ट कहते हैं या फिर हम कहते हैं डिसअपियर्ड हो गया। डिसअपियर्ड हालांकि कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन क्या देता है, लगता है कि वहां पे सब कुछ गायब हो गया होगा, अचानक से अंधेरा छा गया होगा। लेस डिस्टिंक्ट थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर वर्ड है कि वहां पे जो डार्क ब्राइट की लाइन होगी वो ढंग से नहीं दिखेगी, तो लेस डिस्टिंक्ट इसलिए ज्यादा बेटर वर्ड है। आया समझ में बच्चे लोग? जी गुरुजी। अब होगा कि हम ऐसा कहते हैं कि लेट mth order of dark of λ2 coincide with mth order bright of λ1, that is power difference is equal to
20। अब बताइए कि आपके पास अगर दो वेवलेंथ है λ1 एंड λ2 और λ2 अगर ज्यादा है तो मुझे बताइए कि अभी मैंने किसका डार्क लिखा है λ2 का ना, λ2 यहाँ पे हम लिखते हैं m λ2। ब्राइट मैंने किसका लिखा है λ1 का। तो λ1 ब्राइट का फॉर्मूला कितना होगा m प्लस हाफ और λ1। अभी आपको ये जस्टिफाई लग रहा है क्या? λ1 कम हाँ है तो इसका ऑर्डर ज्यादा है, λ2 ज्यादा है तो इसका ऑर्डर कम है, ऐसा लग रहा है ना? यस सर। यस सर। इसका मैं उल्टा लिखता तो आपको सही लग रहा है कि ये फिर करेक्ट होता? अगर मैं यहाँ पे λ2 कर देता और यहाँ पे λ1 कर देता, सॉरी इसका नो रिवर्स, सर। अगर मैं यहाँ पे λ1 और इसको λ2, ये करेक्ट आपको लग रहा है कि ऐसा होता? नहीं, No, sir. माइनस लगाना पड़ता है। हाँ, तो फिर इसलिए हमने क्या किया कि सेम ऑर्डर के लिए क्या होगा कि λ2 का डार्क और λ1 का जो ब्राइट होगा वो आपस में क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, तो ये तो यहाँ पे हमने थिकनेस सेम लिया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का डार्क और ब्राइट कहाँ हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है, एक ही थिकनेस जो होगी उसके जस्ट नीचे हो रहा है, इसलिए हमने थिकनेस यहाँ पे सेम लिया। तो m λ2 और m प्लस हाफ λ ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? सर सेम Yes, ऑर्डर होना sir. जरूरी है क्या? क्या कहना आप? सेम ऑर्डर होना जरूरी है क्या? सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है, काफी अच्छा आपका क्वेश्चन था। सेम ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे m ऑर्डर है और यहाँ पे ना m प्लस p ऑर्डर है, यानी m प्लस p और ऐसा। m प्लस p का मतलब क्या हुआ कि ये जैसे अगर ऐसे देखिए, हम ऐसा कहते हैं कि मान लेते हैं कि m1 का ऑर्डर तो m था पहले का, बट दूसरे का ऑर्डर अगर m हमने रखा, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का ऑर्डर सेम है या डिफरेंट है? अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो, अभी ऐसा लिखता हूँ तो दोनों का सेम ऑर्डर है। क्या है, सेम है। सेम अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ m+1 तो दोनों का ऑर्डर में कितना डिफरेंस है, 1 का 1 की। ठीक, या फिर मैं ऐसा यहाँ पे +2 लिखता हूँ तो 2 का, 2 3 की लिखता हूँ तो 3 का, 4 लिखता हूँ तो 4 का, इसलिए इन जनरल हम लिख लेंगे m प्लस p ऑर्डर का, जहाँ पे p की वैल्यू क्या सब हो सकता है बच्चा, अगर 0 हो इसका 1 मतलब 2 क्या हुआ, नहीं 0 हो इसका मतलब क्या हुआ, सेम ऑर्डर का है ना, Same Same order. सेम order. ऑर्डर सेम और ऑर्डर अगर मैं 1 लिखता हूँ तो एक ऑर्डर। एक ऑर्डर की डिफरेंस है, एक 2 ऑर्डर लिखता हूँ तो 2 ऑर्डर की डिफरेंस है। तो ये मोर यानी एडवांस क्वेश्चन जब कभी हम करेंगे, एक शायद है प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन कि हमें m प्लस p लेके करना पड़ेगा। अभी हम मान लेते हैं कि ये सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर इसका मतलब p की वैल्यू कितनी है, 0. 0 है। तो अभी हम इजी के लिए मान लेते हैं सेम ऑर्डर है, अदरवाइज डिफरेंट ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है बच्चे लोग? यस सर। ओके, अब जी मुझे सर। m के लिए सॉल्व करके बताइए कि किस ऑर्डर में ऐसा होगा। सॉल्व फॉर m। r λ2 divided by 2 delta Okay. lambda, ऐसे कुछ आ रहा है। So solving λ1/2 डेल्टा लैम्डा आ रहा है। for the order, so हम ऐसा लिख सकते हैं m lambda 2 इक्वल टू m प्लस हाफ हाँ, r नहीं होगा। lambda 1, यहाँ से अगर लिखा जाए तो m lambda 2 माइनस lambda 1 इक्वल टू lambda 1/2। यहाँ से अगर m की बात करें तो lambda 1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा lambda। lambda 1 ये ठीक। अब मुझे बताइए कि अगर lambda 1 में ऐसा लेता हूँ 5890 एंड lambda 2 इक्वल टू 5896 एंगस्ट्रॉम, तो मुझे बताइए ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी। 490.8। ओके, अब अगर ऑर्डर की हम कैलकुलेट करें तो lambda 1 डिवाइड बाई 2 डेल्टा lambda, इसकी वैल्यू होगी कितना है आपका 490.8 490.8। यस सर। 0.8। रफली हम कितना ऑर्डर कह सकते हैं, 490। हाँ 490 ऐसा। बताइए जो हमने ऑर्डर ऑफ डिसअपियरेंस निकाला है ये किसी भी तरीके से सेटअप पे डिपेंड कर रहा है क्या, कि ये न्यूटन रिंग्स है या माइकलसन है या फिर YDSC है, ये ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है इंटायरली।
वेवलेंथ पे। आपने कौन सा Length पे। वेवलेंथ यूज किया है वो ना, ये बात यस सर। पे डिपेंड नहीं कर रहा कि ये आपका वाइडेस एक्सपेरिमेंट था या थिन फिल्म था या लॉयड्स मिरर था या फिर न्यूटनिंग्स है या फिर आगे माइकलसन, ऐसा ये सब के लिए। इसका मतलब कोई भी एक्स यानी एपार्टस हो, जब कभी आप दो वेवलेंथ लेंगे तो कितने दूर के बाद ये डिसअपीयर हो जाएगा, λ1 डिवाइड बाय 2 डेल्टा। या अगर वाई यानी ये सोडियम लाइट है तो कितने देर के बाद डिसअपीयर हो जाएगा, 490 के बाद। इसका मतलब ठीक ठाक कहाँ तक बनेगा इसमें पैटर्न, कितने तक पैटर्न बनेंगे, 490 पैटर्न तक लगभग आपका बन जाएगा, राइट। 490 के बाद जो होंगे डिसअपीयर शुरू होंगे। ये चीज समझ में आया कि इससे पहले 490 तक आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट। यस सर। यस यस सर। हाँ, तो पहली बार जो डिसअपीयरेंस होगा जहाँ पे पैटर्न बिगड़ना शुरू करेगा वो 490 के बाद बिगड़ना शुरू करेगा। ये पहली बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमने सेम ऑर्डर लिया है। अगर हम m+1 के लिए सॉल्व करें तो आंसर कुछ और आएगा, तो वो होगा क्या कि दूसरी बार जब डिसअपीयरेंस होना शुरू होगा। और ये फिनोमेना क्या बताता है, एक्चुअली हम ये न्यूटन रिंग्स का एक्सपेरिमेंट सोडियम लाइट से करते हैं और सोडियम लाइट ना येलो लाइट होता है। अभी तक हमें वो सोडियम लैंप को हम समझते थे क्या कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि एक ही कलर सोडियम यानी येलो लाइट निकलता है, राइट। बट अगर कोई अकेला वेवलेंथ होता तो कभी आपको लग रहा है कि डिसअपीयरेंस होता कहीं चीज पे? नो No, सर। sir. हाँ, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी भी डिस्टर्ब होता है क्या? उसकी प्रॉब्लम कब शुरू होती है, जब उसके लाइफ में कोई दूसरा आदमी आता है तब, है ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. यहाँ भी होगा कि अकेला वेवलेंथ रहता तो कभी डिसअपीयरेंस नहीं होता क्योंकि वो फिर अपने तरीके से डार्क एंड ब्राइट बनाता। प्रॉब्लम कहाँ थी, जब इसके पास दो वेवलेंथ था। तो जब डिसअपीयरेंस हुआ ये इस बात का इंडिकेशन था कि जिसे हम आज तक यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते थे, सिंगल येलो कलर, इसका मतलब उसमें भी क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ की कंपोनेंट है। एक क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता था कि हो सकता है कि लाइट ना कुछ दूर के बाद स्कैटर्ड हो गया हो या एपार्टस की प्रॉब्लम होगी इसलिए लगातार व्हाइट हो रहा है। बट कुछ दूर तक तो प्रॉब्लम होती है, फिर एग्जैक्टली 490 के बाद, जैसे यहाँ पे 490 पे डिसअपीयर हुआ, नेक्स्ट 490 तक लगभग प्रॉब्लम रहता है फिर से, यानी 490 का ट्वाइस कितना होगा, 900 के आसपास लगभग होगा। तो 900 के बाद फिर से वापस अपीयरेंस आना शुरू होगा। तो अगर एपार्टस की प्रॉब्लम होती तो बिगड़ता तो लगातार बिगड़ता चला जाता है ना। बट होगा क्या कि वो वेवलेंथ की अपनी इन डिजाइन है कि कुछ दूर तक तो वो इन ऑर्डर में रहता है, कुछ दूर आउट ऑफ ऑर्डर में होता है, फिर कुछ दूर के बाद इन ऑर्डर में आ जाता है। क्लियर है ये? यस सर। तो ऐसा इसको क्यों थोड़ा सर? दोबारा रिपीट कीजिएगा। तो नेक्स्ट मैंने ये कहा अभी कि ये आपस में डिसअपियर क्यों हो गया या डिसअपियरेंस अगर हुआ है तो वो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ जब हम लाइट लेते हैं तो अभी आपको तो मैंने पहले कह दिया था कि λ1 λ2 लाइट है, जबकि लैम्प में जब कभी लिया जाता है तो सोडियम लैंप ली जाती है और सोडियम लैंप से कैसा कलर निकलता है, येलो कलर, Yellow. हेलो ठीक। और अगर आप यानी जनरल आई से देखें तो आपको क्या लगेगा कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है और जो येलो कलर यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो येलो कलर का निकाल Yes, रहा है। तो ये लाइट यहाँ पे आके अगर कहीं डिसअपियरेंस हो गया है, इसका मतलब जिसको हम मोनोक्रोमेटिक कह रहे थे उसमें भी डिफरेंट वेवलेंथ है। यस सर, कुछ और निकला है। हाँ, क्योंकि डिफरेंट वेवलेंथ है इसलिए डिसअपियर हो गया, नहीं तो सिंगल वेवलेंथ होता तो डिसअपियरेंस की कोई बात नहीं रहती, यस ठीक। क्योंकि सिंगल वेवलेंथ है तो फिर यहाँ पे ये जैसे अभी जो हमने आंसर निकाला है ये, जैसे यहाँ पे मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि अगर मैं इसे लिखूं कि इन केस ऑफ प्योर मोनोक्रोमेटिक लाइट, बताइए प्योर मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो डेल्टा लैम्डा कितना, 0 जीरो। 0 इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिसअपियरेंस कितना, इंफिनिटी 0 इंफिनिटी। इसका मतलब क्या कि कितने देर के बाद डिसअपियरेंस होगा या कितने यानी कितने ऑर्डर पे डिसअपियरेंस होगा, होगा ही नहीं। होगा ही होगा नहीं ही ना। एम अगर इन्फिनाइट है इसका मतलब वो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जहां पे आपस में क्या हो वो डिसअपियरेंस हो, क्योंकि एक का डार्क दूसरे के ब्राइट पे फॉल करने वाली कोई बात ही नहीं होगी क्योंकि सिंगल वेवलेंथ है ये। तो जब कभी प्योर मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ होता तो ये आपस में कभी डिसअपियरेंस नहीं होते, वो इकट्ठा बनता।
इसके साथ मिक्सचर था इसलिए हमें पता चला। और यहाँ से फिर आपको पता भी चल जाएगा, जैसे अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपको m की वैल्यू का ये एक्सप्रेशन है, कितने ऑर्डर के बाद डिसअपियरेंस होगा, अगर आपने सपोज की जो ऑर्डर आप काउंट कर पाते हैं तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपने जो लाइट फॉल करवाया उसके बीच कितना इम्प्योरिटी है, कितना डिफरेंसेस है दो लाइट के बीच यस सर। ना। ये डेल्टा लैम्डा और ये सब सारा कैलकुलेट किया जा सकता है वो। सो आई होप कि ये फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ द रिंग वेयर फ्रिंज पैटर्न विल डिसअपियर। Yes, यस sir. सर। आगे. ओके सर नेक्स्ट, हाँ बताइए। कभी ऐसा भी हो सकता है क्या कि पहले आउट ऑफ ऑर्डर फिर आउट ऑफ ऑर्डर ऐसा? क्या करें, एक बार दोबारा रिपीट कीजिए प्लीज। कभी ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि पहले आउट ऑफ ऑर्डर है फिर ऑर्डर फिर आउट ऑफ ऑर्डर ऐसा? नहीं, पहले ना इन ऑर्डर में होता है। सबसे पहले जैसे देखिए यानी हमने यहाँ कहा, यहाँ अभी आउट ऑफ ऑर्डर में चला गया ये ना, और कितने ऑर्डर पे आउट ऑफ, यानी ऑर्डर की वैल्यू 2 डेल्टा लैम्डा में आउट ऑफ ऑर्डर चला गया। यहाँ की बात अगर कहें तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा इस दोनों का, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे सेंटर पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच? 0 0 ना। और 0 पार्ट डिफरेंस पे दोनों रेज की लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का या तो इकट्ठा डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, है ना। यस तो जहां पार्ट डिफरेंस 0 होगी तो दोनों का डार्क एक ही जगह बनेगा या दोनों का ब्राइट एक ही जगह बनेगा, तो इसका मतलब वो दोनों कंप्लीट ऑर्डर में है। यस उसके बाद जब नेक्स्ट की बात होगी तो पार्ट डिफरेंस यानी जो कुछ भी होगा, बट लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू के लिए ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होगी, तो सेंटर पे ऑर्डर में होगा। सेंटर से जब थोड़ा सा दूर जाना शुरू होगा, जैसे सेंटर में हमने देख लिया कि ऑर्डर में है, सेंटर से जब थोड़ा सा दूर जाना शुरू होगा तो धीरे धीरे डिसएग्रीमेंट बढ़ती जाएगी राइट। यहाँ पे ना फ्रिंज जो होगा वो धीरे धीरे सेंटर के आसपास वाला तो काफी ब्राइटली होगा, काफी वेल सिस्टमेटिक दिखेगा। सेंटर से जब आप दूर जाएंगे तो धीरे धीरे डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। पहली दफा यहाँ पे क्या होगा कि उसकी जो आपसी झगड़े हैं वो पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे, एक का मिनिमा है दूसरे के मैक्सिमम पे फॉल कर जाएगा। यस थैंक यू। ठीक ऐसा होगा वो। जैसे मैंने आपको याद होगा, मैंने कोहेरेंट का आपको यानी एक्सप्रेशन बताया था कि कोहेरेंट यानी कोहेरेंट लेंथ का कहा था। मैंने कहा था कि एक सिंगल वेवलेंथ भी क्या होता है, जैसे हम जिसको सिंगल वेवलेंथ कहते हैं, कुछ दूर तक ही कोहेरेंट होता है। ऐसा हमने कहा था कि कुछ दूर तक ही कोहेरेंट होगा। यस सर, ये जी इसलिए सर। कहा था कि जिसको हम सिंगल टाइम वेवलेंथ, और कोहेरेंट लेंथ बताया था। हाँ, तो उसको ये सिंगल वेवलेंथ भी कुछ दूर तक ही है, इसलिए ऐसा होता है कि जिसको हम सो कॉल्ड सिंगल वेवलेंथ होते हैं, इसमें भी ना बहुत सारा वेवलेंथ आपस में मिक्स होता है राइट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जितने सारे और कंपोनेंट वेवलेंथ थे ना, ये सारे अभी एग्रीमेंट में थे, सबका मन मिला हुआ था, सारे एक ही जगह मैक्सिमम बना रहे थे, सारे एक ही जगह मिनिमम बना रहे थे सो कॉल्ड लगभग। लेकिन ये जो एग्रीमेंट होगी ये ऐसे दो दोस्त की कहानी है कि शुरू में दो दोस्त हुए, ठीक, दोनों के आपस में थॉट प्रोसेस सेम थी। आपको लग रहा है कि दो दोस्त की थॉट प्रोसेस हमेशा अलाइक होगा, हमेशा सेम होगा? कभी नहीं हो सकता। नो हाँ, अगर काफी बेस्ट फ्रेंड होंगे तो हो सकता है कि 2 दिन हो, 4 दिन हो, 10 दिन हो, बट उसके बाद धीरे धीरे एक डिसएग्रीमेंट क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। फिर वापस एक मोमेंट आएगा जहाँ पे टोटली आउट ऑफ यानी एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा साउथ पोल होगा। ऐसे ही यहाँ में होता है राइट, कि ये चीज आपस में मिक्स है। कुछ दूर के बाद फिर जो होगा वो आउट ऑफ फेज में आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि ठीक है कोहेरेंट लेंथ इतनी दूर तक की थी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा नहीं होता कि दोनों की डिसएग्रीमेंट ना हमेशा बना रहेगा। अभी जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ दूर तक डिसएग्रीमेंट है, फिर वापस अगर थोड़ा यानी फिर कुछ दूर के बाद या कुछ देर के बाद फिर से आपस वो एग्रीमेंट में आ जाएंगे और फिर डिसएग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट की जो यानी प्रोसेस होगी वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। यस थैंक यू। ठीक, जैसे यहाँ मैंने अभी जो आपको डायग्राम में बनाया है इस वाले में सेंटर पे एग्री थे, बिल्कुल एग्री थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा राइट। और जैसे पहले तो दोनों एक ही जगह मैक्सिमा बनाएंगे, दोनों एक ही जगह मिनिमा बनाएंगे। कुछ देर के बाद फिर क्या होगा कि एक अपना अलग मैक्सिमा बनाएगा, दूसरा अपना मैक्सिमा अलग बनाएगा, तो भी पैटर्न तो मेंटेन ही रहेगी। दिक्कत कहाँ होगी, जब एक जहाँ मैक्सिमा बना के आया होगा दूसरा वहां पे मिनिमा बना देगा ना, फिर दूसरा जहाँ पे मैक्सिमा बनाएगा पहला वहां मिनिमा बना देगा। इसका मतलब झगड़े की शुरुआत हो चुकी है। सारा पैटर्न जो होगा वो सो ऑन के बाद डिसअपीयरेंस होगा। बट ये डिसअपीयरेंस हमेशा नहीं रहेगा। अभी हम कैलकुलेट करेंगे रीअपीयरेंस का, तो ये हमारा 490 जब आया है, इसका जब ट्वाइस होगा 490 into 2, उसके बाद वापस फिर से एग्रीमेंट में आ जाएंगे, फिर से यानी पैटर्न जो होगा वो स्मूथ बनना शुरू होगा वो।
ओके, कोई डाउट है? और फिजिकल यानी फिजिकल इंटरप्रिटेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है या नो कोई? सर, हाँ बताइए। नो का नो लाइक बोला लास्ट हमने। स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा ठीक। थैंक यू। सो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया ऑर्डर, जहाँ पे डिसअपियर होगा। सेकंड वाला क्या होगा? करस्पॉन्डिंग थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म। ये अब आप आराम से बता सकते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि थिकनेस कितना होगा? लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय 4 डेल्टा लैम्डा। ठीक। सो होगा क्या कि अगर हम ऐसा कहें, पार्ट डिफरेंस हमारा था 2nt इक्वल टू था हमारा m लैम्डा 2, बट m लैम्डा की वैल्यू अगर हम पुट करें, m लैम्डा की हमने वैल्यू क्या निकाली है? लैम्डा 1 2 डेल्टा लैम्डा इंटू लैम्डा 2, ऐसा। ये इसका मतलब कि t की जो वैल्यू होगी, जहाँ पे डिसअपियरेंस होगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू 2 डेल्टा लैम्डा n इंटू ये। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को बेटर करने के लिए हम ऐसा कहते हैं कि फॉर इन एयर, अगर एयर हम मीडियम यूज करते हैं उसमें न्यूटनिंग्स में, तो हमारा n की वैल्यू कितना होगा बच्चे लोग? 1. 1। n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। एक और चीज हम यूज करते हैं, एंड लैम्डा 1 अगर हम मान लेते हैं ऐसा, इफ लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा नॉट एंड लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा, ऐसा मान लेते हैं, तो होगा क्या कि इसे हम यहाँ से लिखते हैं, क्योंकि ये और जगह काम आएगा। तो ये वहाँ जो 4 होगा ना, कहाँ पे 4? यहाँ पे लैम्डा 4। बाय लैम्डा 2। ये तो होगा क्या कि फिर आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 को, जैसे यहाँ पे हमने कहा लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा, जो फाइनली क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट स्क्वायर प्लस डेल्टा लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट को रफली क्या लिख सकते हैं आप? लैम्डा नॉट स्क्वायर। लैम्डा नॉट स्क्वायर, ऐसा। ये वाला पार्ट जो होगा, इसे आप लगभग 0 की तरफ लिख सकते हैं, या आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। लैम्डा नॉट के कंपैरिजन में आप इस वाले टर्म्स को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपका इसका मतलब लैम्डा 1 लैम्डा 2 को लगभग आप क्या कह सकते हैं? लैम्डा नॉट स्क्वायर कह सकते हैं। क्लियर है बच्चे लोग यहाँ तक? ठीक। अब इसको अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो हमारा थिकनेस का वैल्यू आ जाएगा। यूजिंग इट वी गेट t इजकल टू जो हमारा अभी हमने ऐसा यूज किया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2, और फिर यहाँ पे हमारा था 4 डेल्टा लैम्डा। ये रफली लिखा जा सकता है लैम्डा नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4 डेल्टा लैम्डा, 4 डेल्टा लैम्डा। ये क्लियर है बच्चे लोग? कोई डाउट है इसमें? सर पिछली स्लाइड में है यहाँ डाउट। पे एक दो चीज लिख लीजिए कि क्या क्या मतलब है। लैम्डा नॉट को क्या कहेंगे बच्चे लोग? लैम्डा नॉट को पीछे हमने कोई वर्ड यूज किया हुआ है? लैम्डा नॉट को शायद पहले मैंने लिखवाया होगा। नहीं, वेवलेंथ। लैम्डा 1 को लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2, या इसे आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें लिखा होगा मीन वेवलेंथ। ये डेल्टा लैम्डा को क्या कहते हैं? ये हमने लिखवाया था। सर कब लिखवाए सर? हाँ वो तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। इसको वेवलेंथ स्प्रेड कहा जाता है। ये तो लिखवाया है ना डेल्टा लैम्डा, जब कोहेरेंट हाँ। हमने पढ़ाया हाँ होगा। सर लिखवाया है। यस सर। हाँ डेल्टा लैम्डा है। हाँ, और लैम्डा नॉट को जो अभी हमने यहाँ लिखा है, इसको मीन वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 डिवाइड बाय 2। ये लिख लिया। सर वो पिछली स्लाइड कीजिएगा। अच्छा, ओके सर।
यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी, अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग पाथ कैलकुलेट करूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग पाथ मुझे बताइए तो कितना होगा। पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2t। अभी n की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, राइट, यानी n की वैल्यू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 एयर के लिए पाथ की वैल्यू हम लिख लेते हैं 2t। हालांकि n हम रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। 2t इक्वल टू, अगर हम यानी यहाँ पे लिखें, क्या फॉर्मूला हमारा आया हुआ है इधर, 2t की वैल्यू λ1 λ2 डिवाइड बाय 2 डेल्टा लैम्डा, λ1 λ2 डिवाइड बाय 2 डेल्टा लैम्डा। ये हमारा पाथ का वैल्यू आया है, जिसे लगभग और हम रफली क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग, मीन वेवलेंथ के टर्म्स में 2 डेल्टा लैम्डा ये लिखा जा सकता है। या फिर ये और क्या लिखा जा सकता है, आपको याद है एलसी को क्या कहते थे, कोहेरेंट लेंथ। Coherent Yes, length. sir. और ये Coherent वैल्यू length. आपको याद है कि ये इसका फॉर्मूला यही होता था। Yes, sir. sir. उसमें मैंने आपको ये भी लिखवाया हुआ था कि इंटरफेरेंस के लिए क्या जरूरत है, दैट इज Length, Path length. difference should be much less than coherent length. फॉर इंटरफेरेंस। यहाँ आपको क्या लगा कि पाथ अगर LC/2 होगा तो पैटर्न दिखेगा या नहीं दिखेगा, अगर पाथ LC/2 होगा तो नहीं दिखेगा, नहीं लिखेगा। क्योंकि इस वाले पे वो लॉस्ट हो गया ना, LC/2 वाले पे अभी जो हमने जो भी कैलकुलेट किया है, इस पाथ पे तो पैटर्न उसका लॉस हो गया ना, तो इसका मतलब पैटर्न आपको कब दिखेगा, यहाँ मुझे बताइए। अगर मैंने कहा कि यहाँ जो कुछ पाथ है, यहाँ जो भी आपका इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ आया, यानी λ0²/2 डेल्टा लैम्डा, या फिर आप इसे ऐसा कह सकते हैं LC/2, यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा. नहीं नहीं दिख दिख रहा। रहा. इसका मतलब अच्छे पैटर्न देखने के लिए आपका पाथ क्या होना चाहिए, एलसी से कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। कम होना चाहिए. अच्छा, कम में भी ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, बहुत कम होना चाहिए या जस्ट कम से काम चल जाएगा। बहुत कम होना हाँ, चाहिए। क्योंकि बहुत ये कम होना चाहिए. LC/2 पे आपका नहीं हो रहा है, इसका मतलब LC/4 LC/8 LC/100, इसका मतलब पाथ अगर LC से, क्योंकि हाफ होगा, हाफ तो कम ही है ना, LC से तो आधा हो गया, इसका मतलब उस पे भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब पाथ आपका क्या होना चाहिए, LC से काफी कम हो तो ही बेटर पैटर्न दिखेगा, जितना कम होगा पाथ उतना ज्यादा अच्छा पैटर्न दिखेगा। आया समझ में ये Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ना, Yes, sir. इसलिए यहाँ पे कि इंटरफेरेंस कब सस्टेन होगा, कि जब पाथ आपका क्या हो, LC से कम हो। ये आई होप कि अब जो कोहेरेंट लेंथ थी उसकी आपको समहाउ इंट्यूशन आ गया होगा कि कोहेरेंट लेंथ ना क्यों होता है, कैसे हम कहते हैं कि ये यानी कुछ दूर तक तो कोहेरेंट रहा, बाद में वो इनकोहेरेंट हो जाता है। अब समझ में आ रहा है, लगभग ऐसा होता है वो यस सर। जी सर. ना, कुछ दूर तक तो कोहेरेंट रहता है, बाद में इनकोहेरेंट। तो वो हमने पहले निकाला था कि कितने दूर तक या कितने टाइम तक कोहेरेंट होता, तो समहाउ इस यानी यहाँ इस पोजीशन तक। सो हमने यहाँ पे ये ऑर्डर निकाल लिया, थिकनेस निकाल लिया। अब पोजीशन कोई बता सकता है कि किस पोजीशन पे होगा, किस पोजीशन पे जाके लॉस्ट होगा ये, हाँ सर, λ1 λ2/4 डेल्टा। पोजीशन वाला फॉर्मूला हमने R बताया था ना। R λ2 λ1 डिवाइड बाय 2 डेल्टा लैम्डा। सो आप कौन सा यूज करेंगे, यूजिंग ये हमने कहा था ना कि 2t इक्वल टू कितना होता है, RM²/R होता है, बट 2t की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना है, lambda not square by 2 डेल्टा लैम्डा है ना। इसका मतलब रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा जहां पे लॉस्ट हो जाएगा, इतने डिस्टेंस पे क्या होगा, वो लॉस्ट हो जाएगा, सेंटर से उतनी दूर के बाद ये लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चे लोग। दिख रही है.
सर इसके बाद वाली स्लाइड करें जो अभी लिखा है। ओके ये हो गया। नहीं, ये लिखा है। हो गया। ये है क्या, हमने अभी कैलकुलेट किया है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर at which pattern will loss, या लेस डिस्टिंक्ट कहना ज्यादा अच्छा है। हो गया ये। यस सर। यस सर। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए इसी में। इन प्रीवियस क्वेश्चन calculate the order of fringe at which fringe will be या will reappear, या इसे कहा जाता है और मोस्ट डिस्टिंक्ट, जहां वापस से रीअपियर होगा या मोस्ट डिस्टिंक्ट होगा। तो ये जो पिछला हमने क्वेश्चन किया है, राइट, उसी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है। सौम्या कैमरा। ओके, सो इसे कैलकुलेट किया आप लोगों ने, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ। ओके, कोशिश कीजिए कैलकुलेट करने का। क्या लग रहा है फ्रिंज पैटर्न कब रीअपियर होगा या कब डिस्टिंक्ट होगा, कब अलग अलग दिखाई देगा? जब वापस से ब्राइट ब्राइट पे आ जाए और डार्क डार्क पे। जब डार्क डार्क कॉन्साइड करेगा, ब्राइट ब्राइट कॉन्साइड करेगा, तो अलग अलग दिखाई देगा ना। यस तो सर। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसा कि if dark of one wavelength, हालांकि ब्राइट के लिए भी कहा जा सकता है, तो if dark of one wavelength coincides with dark of
other wavelength fringe pattern will be most distinct। तब जो होगा वो साफ साफ दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। नो सो सर। हाँ, उसे थोड़ा सा सॉल्व कीजिए और फिर बताइए कि क्या आएगा ऑर्डर, यानी अभी किस ऑर्डर पे डिस्टिंक्ट होगा। ऑर्डर का फॉर्मूला बताइए। ओके। अब जैसे देखिए कि हमने कहा कि दोनों कॉन्साइड करेगा, तो दोनों का पाथ डिफरेंस कितना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2t। और अब होगा क्या कि हमारे पास दो वेवलेंथ है, एक तो λ1 और दूसरा λ2। अब मुझे बताइए कि किसका ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए और किसका ऑर्डर कम होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि λ1 कम है λ2 से, इफ λ1 इज लेस देन द λ2, देन लैम्डा व्हिच 1 ऑर्डर का ज्यादा होना चाहिए। लैम्डा 1 का ज्यादा होना चाहिए। हाँ ज्यादा होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये ना mth ऑर्डर आपका λ2 का कॉन्साइड कर रहा है। यहाँ पे क्या, यानी सेम ऑर्डर से हम कह सकते हैं क्या कभी कि इसका सेम ऑर्डर से कॉन्साइड कर रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर। λ2 का mth ऑर्डर λ1 के mth ऑर्डर से कॉन्साइड करे, ऐसा पॉसिबल है क्या? और सारे बच्चे लोग, क्योंकि ये देखिए 2t दोनों साइड सेम है, λ1 और Yes, यहाँ sir. पे यानी λ2 λ1 डिफर है, और यहाँ पे अगर ऑर्डर सेम है, ये कभी भी आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स नहीं। करेक्ट होगा? नो सर। हाँ, ये करेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, अब की बार डिफरेंट होना चाहिए ना? हाँ सर। हाँ, अब की बार डिफरेंट होना चाहिए। तो किसका ऑर्डर ज्यादा होगा, λ1 का या λ2 का? लैम्डा λ1। 1 वन। हाँ, तो मान लेते हैं कि इससे ना ये p ऑर्डर ज्यादा है, ऐसा। तो हम ऐसा कह सकते हैं यानी दैट इज mth order of mth order dark of λ2 coincides with m plus pth order of λ1। ये मुझे बताइए कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या सब हो सकती है, क्या क्या सब हम लेते हैं, या m की वैल्यू तो हमें पता है। m की वैल्यू क्या क्या सब हम लेते हैं, क्या क्या सब हो सकता था? 0 1 2 3 हाँ, 4। उसमें से कोई एक m की पार्टिकुलर वैल्यू होगी ना। जैसे मान लीजिए कि m की वैल्यू हमने 10th लिया, तो होगा क्या कि m की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई एक ऐसा है m आएगा जहाँ पे दोनों ऑर्डर क्या होंगे, सेटिस्फाई करेंगे। p की वैल्यू क्या कैसे हो सकता है, जैसे अगर मैंने p की वैल्यू, क्या मैं p की वैल्यू 0 ले सकता हूँ क्या यहाँ पे? यस सर। नहीं नो नहीं सर। नो नहीं सर। लेंगे सर। 0 लिया, नो इसका सर, मतलब सेम हो जाएगा। दोनों के ऑर्डर सेम है, तो क्या लिया जा सकता है? यस 1। 1 2 3 4 5 ना, ये ऐसा। अगर p की वैल्यू 1 लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्डर कॉन्साइड कर जाएगा, एक का यस m सर, और कॉन्साइड दूसरे का करेंगे। m+1, यानी λ1 का और λ2 के ऑर्डर में डिफरेंस होगी 1 की होगी। अगर 2 आता है तो फिर सेकंड ऑर्डर कॉन्साइड करेगा, थर्ड ऑर्डर कॉन्साइड करेगा, सो ऑन, राइट। ऐसा यहाँ पे यानी ये सब चीजें वैल्यू होगी। अब इसको मुझे सॉल्व करके बताइए कि फिर यानी m के ऑर्डर क्या होगा। सॉल्विंग फॉर m वी गेट, m के लिए सॉल्व कीजिए, फिर मुझे बताइए कि क्या आएगा आंसर। m के लिए सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा m λ2 माइनस m λ1 इक्वल टू, आप लिख सकते हैं p λ1
जहां से फिर आप m की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ऐसा p लैम्डा 1 डिवाइड बाय डेल्टा लैम्डा, ये m की वैल्यू। यहां तक लिखा आप लोगों ने? हो गया। अच्छा, यहाँ पे किसी को ऐसा लग रहा है कि जीरो ऑर्डर भी करेक्ट आंसर था, मैंने गलती से इसे स्किप किया? जीरो ऑर्डर भी लिखा जा सकता है? नहीं, जीरो नहीं लिख सकते। नो सर। कोई हेल्प आउट करेगा? मेरे सपोर्ट में है कोई कि जीरो ऑर्डर भी करेक्ट हो सकता है? सर इतना सोच के लिखे तो होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए जीरो। सर रीअपियर लिखा है सर आपने, तो ये तो बताइए, भूलेगा। अगर अगर आप p की वैल्यू जीरो रखते हैं, जैसे यहाँ पे इफ p इक्वल टू जीरो दैट इज सेम, यानी p इक्वल टू जीरो, आगे तो ये अगर p इक्वल टू आप जीरो रखते हैं, इसका मतलब m की वैल्यू क्या आती है? जीरो आएगी। इसका मतलब क्या? सेंटर पे डार्क बनेगा। दोनों आपस में कोइंसाइड करेंगे जीरोथ ऑर्डर का यस सर। ना, तो जीरो ऑर्डर का अगर आपस में कोइंसाइड करेंगे तो वहां पे मोस्ट डिस्टिंक्ट होगा ना। यस सर। तो पहला क्या Yes, होगा, sir. p अगर सेम ऑर्डर लेते हैं तो वो सिर्फ कहाँ पॉसिबल है? ये बताता है कि Center इफ पे। यू आर टेकिंग द सेम ऑर्डर, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन द m वैल्यू इज जीरो, right? That is at the center it is possible that both have the same order. Obviously that order is zero, both will have the dark or both will have the bright, that will be at the same places, that is the fringe pattern at the center will be most distinct, that it is saying. So if you are taking the same order, if you are taking the p is equal to zero, that is the for zeroth order both will coincide ना, क्योंकि हमारा भी पर्पस क्या था, हमने ये सारा डिराइव किस कहाँ पे कर रहे हैं, वही ना कि दोनों ऑर्डर सेम कोइंसाइड करे, दोनों का डार्क कोइंसाइड करे या दोनों का ब्राइट कोइंसाइड करे। सर बट आपने रीअपियर लिखा है ना सर, तो उसके हाँ, बाद हम लेंगे। हाँ, रीअपियर के लिए तो करेक्ट नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट है। हाँ सर, इसके लिए तो मोस्ट हाँ, हाँ इसके लिए करेक्ट है ना कि मोस्ट डिस्टिंक्ट होगा। ठीक, सो पी के लिए ऐसा होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं दैट इज एट सेंटर dark of both coincide. सो p की वैल्यू ऐसा। नेक्स्ट अगर होगा कि और क्या लिया जा सकता है, यानी p की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो मुझे बताइए m की वैल्यू कितना आएगा? p की वैल्यू लैम्डा 1, 1 बाय डेल्टा लैम्डा। सो p की वैल्यू m के लिए लैम्डा 1 की, यानी m की वैल्यू आएगी लैम्डा 1 और शायद जस्ट डेल्टा लैम्डा, पहले 2 डेल्टा आया था ना। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे लैम्डा 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी? जस्ट पुटिंग पिछले वाले वैल्यूज, आंसर का डबल। लैम्डा 1 5890 एंगस्ट्रॉम एंड डेल्टा लैम्डा 6 एंगस्ट्रॉम। मुझे बताइए ऑर्डर जहाँ पे कोइंसाइड करेगा कितना आएगा? 980। 980 पॉइंट, हम तो इतना ही मान रहे हैं। 98 पॉइंट कितना? 980 पॉइंट, इसका सर एग्जैक्ट हम बता रहे हैं। अच्छा एग्जैक्ट आया है क्या इतना? ठीक, नहीं so, बता रहे, मतलब ये आंसर होगा, पॉइंट में तो आया ही है पर उसको छोड़ देंगे ना तो। ठीक है, तो रफली यहाँ हम कहेंगे कि रफली फिर जो होगा वो 980 के आसपास आएगा। सो यहाँ देखिए ये उसी का जस्ट दुगुना है ना, पहले जितना आया था उसका दुगुना है, इसका मतलब क्या होगा? 981.6 आ रहा है सर। 981 आ रहा है क्या? 980.66। 981.6। ओके, 981, रफली 981। सो होगा क्या कि इसका मतलब यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा था, यहाँ पे ये आपस यानी डिसअपियर हो रहा था, यहाँ के बाद फिर यानी इसका जस्ट जो ट्वाइस है 390 का जो ट्वाइस है उसके बाद फिर वापस से रीअपियर होगा।
इसका मतलब ये सारे आउट ऑफ ऑर्डर में कितने होंगे, तो जितने दूर ऑर्डर थे, ऑर्डर कितने दूर थे तो 490 तक, फिर कितने दूर तक या कितने फ्रिंज तक डिसऑर्डर में रहेंगे, नेक्स्ट 490 तक फिर से क्या होगा, डिसऑर्डर में रहेगा। इसका मतलब फिर से जो अपीयरेंस होगा वो 490 के बाद। अब आपको क्या लग रहा है कि फिर से जो रीअपीयरेंस होंगे वो कितने दूर तक होंगे, 490 तक, और फिर से डिसअपीयरेंस होगा 490 के बाद। इसका मतलब ये 490 इंटरवल के बाद अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस जो होंगे वो कंटिन्यूसली होता रहेगा। ये ऐसा ही होता रहेगा जैसा जब कभी हम एक वेव की बात करते हैं, जैसे एक सिंगल वेव हो, सिंगल वेव स्पेस में ऐसे मूव करता है यस ना, और आपको लग रहा है यहाँ पे कभी ट्रफ बना रहा है, कभी क्रस्ट बना रहा है, राइट। तो ऐसा ही होगा कि जैसे ये एक वेव आपस में ना पीरियोडिक टाइम के बाद रीअपेयर डिसअपेयर हो रहा है, इसका एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट वाली जो चीजें होंगी, अपीयरेंस और रीअपेयरेंस, वो भी क्या होगा स्पेस में कुछ देर के बाद फिर जो होंगे वो अपीयर और डिसअपेयर होगा, पीरियोडिकली अपीयर और डिसअपेयरेंस होगा। जैसे यहाँ पे ना, यहाँ पे मैक्सिमम धीरे धीरे चीजें मिनिमा हो रही है, फिर यहाँ पे ग्रेटेस्ट मिनिमा, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर ज्यादा हो रहा है। ऐसे वहां पे भी क्या होगा कि एक बार तो मोस्ट डिस्टिंक्ट होगा, राइट, और एक बार फिर धीरे धीरे लेस डिस्टिंक्ट होता हुआ फिर कंप्लीटली यानी यानी अपीयरेंस हो जाएगा वो। तो जैसा वेव का नेचर है ऐसा ही उसके यानी अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का भी नेचर पीरियोडिकली वेरी करता जाएगा। ओके, सो ये पार्ट समझ में आ गया बच्चे लोग, यहाँ पे अपीयरेंस होगा। तो सर दुगना तो नहीं हुआ पिछले वाले का? क्या कर रहे हैं, पिछले वाले लगभग केस दुगुना का? होगा, लगभग अच्छा लगभग। रफली आप उसे कह सकते हैं, रफली ट्वाइस के बाद वो अपीयर होगा एट दिस ऑर्डर। ये फर्स्ट टाइम होगा ना जब रीअपीयर होगा। एम की वैल्यू, अगर पी की वैल्यू Yes, हमने sir. 1 लिखा तो फर्स्ट टाइम होगा ना, फर्स्ट टाइम। पिछले वाले क्वेश्चन में पर हम मोस्ट जनरल वाला लेते तब हम कह सकते हैं ना सर, ये मतलब वो आपने बताया था ना कि एक का एम होगा, एक का एम प्लस क्यू होगा या एम प्लस पी, जो भी मतलब पीछे वाले मैंने ना न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए उसे छोड़ दिया था, कैलकुलेशन करने के लिए। मतलब सर अदरवाइज उसमें हमने 1 ले लिया है मतलब। हाँ, पिछले वाला आप क्या कर सकते थे, पी के लिए सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैंने एम लिया, आप लोगों से एम प्लस पी के लिए सॉल्व कर सकते, फिर पी की वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके आप आ जैसे सकते इसमें हैं। करा है हमने। हाँ, जैसे यहाँ पे करें, यहाँ थोड़ा सा इजियर है, या फिर आपने याद दिला दिया है तो वो भी एक फैक्टर है कि यहाँ मैं पी के लेके कर रहा हूँ। पी के जैसे हमने ये पुट किया तो ऐसा आ जाएगा, फिर सिमिलरली अगर हम पी के लिए 2 पुट करें तो सो ऑन आता तो जाएगा। इसमें लीस्ट वैल्यू होगी एम प्लस 1 ना, एक हाँ एम तो दूसरा एम प्लस 1, मतलब जस्ट हाँ, नेक्स्ट वाला हाँ लिस्ट वैल्यू जो होगा वो एम प्लस यानी और उसमें 1 आ सेम जाएगा। हो जाएगा। वहां पे लिस्ट वैल्यू पी की वैल्यू 0 होगी। हाँ 0, ओके। सो पी की वैल्यू 2 के लिए एम की जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका ट्वाइस लैम्डा 1 डेल्टा लैम्डा, या फिर आप कह सकते हैं ट्वाइस इंटू कितना 981 एंड सो ऑन। सो ऑन फॉर या यहाँ तक छोड़ दीजिए। Similarly for other values of P we can calculate. ये हो गया समझ में आ गया? यस सर। सर प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। सर पी इक्वल टू 0 वाला केस समझा दीजिए थोड़ा सा। P अगर 0 हुआ तो M कितना आया है? 0 आया। इसका मतलब किस ऑर्डर पे दोनों का इकट्ठा फ्रिंज बनेगा? 0 ऑर्डर। हाँ, 0 ऑर्डर का लैम्डा 1 का भी डार्क बनेगा, लैम्डा 2 का भी डार्क बनेगा। ठीक, तो एक ही जगह बन गया। वो ये सजेस्ट कर रहा है कि P0 लीजिए तो M का 0 आएगा, यानी P0 पे सिर्फ M0 पे ही दोनों क्या होगा, इकट्ठा कोइंसाइड करेगा। ओनली for M0 they both will coincide and both will form the dark. Okay, so you can note down one formula that will summarize whatever we have learned here, the case of appearance or disappearance. So first, for
डिस्टिंक्ट फ्रिंज, और डिस्टिंक्ट कहिए या फिर रीअपेरेंस आप कहिए, आप इसको रेडीमेड फॉर्मूला लिख सकते हैं ऐसा, 2t इक्वल टू लैम्डा 1 माइनस 2t इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू, अगर डिस्टिंक्ट बनाना है इसका मतलब इस दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस या तो आप 0 रखिए, राइट, 0 रखेंगे तो t का आंसर कितना आएगा बच्चा? अगर 0 रखते हैं तो t का आंसर नहीं, t का आंसर तो 0 आएगा ना, तभी ये सेटिस्फाई करेगा ना। यस सर। तो रीअपेरेंस कहाँ पे होगा? सेंटर पे, जहाँ पे t 0 हुई होगी। यस सर। और अगर वो आप 1 रखते हैं तो ये कौन सा है? p की वैल्यू कौन सा है? 1 वाला है ना, ये p के 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये p के 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसा अगर हो तो फ्रिंज डिस्टिंक्ट दिखेगा। ठीक, सिमिलरली आप अपीयरेंस के लिए यानी डिसअपीयरेंस के लिए देखिए कि 4 डिफियरेंस ऑफ फ्रिंज, या आप इसे कह सकते हैं और लेस डिस्टिंक्ट। इसका आप जरा बताइए तो क्या हो सकता है इसी के सिमेट्रिक जैसा? क्या कंडीशन हो सकता है इसका? वन बाई टू, 3/2। इसका अगर आप हाफ रखते हैं तो डिसअपियर कर जाता है ये दोनों का, अगर ऐसा हाफ 3/2 5/2 7/2 9/2 ऐसा। ये पैटर्न देख के आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की याद आ रही, इंटरफेरेंस की याद आ रही है क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस सर। यस सर। ना, ये देखिए कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता था? समथिंग इंटीग्रल मल्टीपल होता था ना, ये वाला ऐसा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता था? ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ होता था पाथ का यस सर। ना। क्योंकि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, 2t को आप क्या कर सकते हैं? 2t को पाथ भी ले सकते हैं, तो पाथ का समहाउ आप ऐसा कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल है, यहाँ पाथ का क्या है? ऑड मल्टीपल है। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा तो फिर आप क्या कर सकते हैं? डिसअपियरेंस हो जाएंगे। अब जैसे देखिए हमने जब डिसअपियरेंस वाला सॉल्व किया था तो हमने सिर्फ यानी सेम ऑर्डर में सॉल्व किया था, तो सेम ऑर्डर के लिए कितना आएगा? हाफ। अगर एक में p की वैल्यू p वाले टर्म से करता तो फिर सेकंड ऑर्डर कितना आता? जैसे अगर अभी हमने यानी ये जो सॉल्व किया था डिसअपियरेंस वाला, वहां दोनों की ऑर्डर सेम ली थी या डिफरेंट ली थी? डिसअपियरेंस वाले टर्म्स में सेम दिया था। सेम लिया Same लिया था। था। अगर मैं m और m+1 लेता तो फिर हमें कौन सा यानी आंसर आता? 3/2। 3/2 और m+2 लेता तो 5/2, m+3 लेता तो 7/2, m यानी 4 लेता तो ऐसा। तो इस तरीके से आते जाएंगे। पहली बार यहाँ डिसअपियरेंस यानी डिसअपियरेंस होगा, दूसरी बार यहाँ, फिर तीसरी बार यहाँ, इस सबको आप सॉल्व करते जाएंगे। तो ये कंटिन्यूली ये डिफरेंट डिसअपियरेंस के सिचुएशन है। फर्स्ट टाइम लेकिन ये इसका फर्स्ट टाइम 0 या आप 1 कह सकते हैं, इसका फर्स्ट टाइम कह सकते हैं हाफ। इसको ये आया कहाँ से, इससे मैं प्रूफ कर दूं या आप लोगों को याद रहेगा ये? सर ये लिखे क्या है? 2t/λ1 माइनस हाँ सर, क्या लिखा है सर? यस सर। क्या इसे ये है प्रूफ क्या? कर दूं? ये है यस सर, क्या? एक बार समझ में आया? ये याद है रख लेंगे क्या? ना? इक्वेशन लिखे ऊपर लगता है। 2t वाला क्या लिखा है सर आपने? मतलब वही लिखा है ना, ये है। λ1 λ2 बाई डेल्टा लैम्डा। हाँ वही है ना, 2t/λ1 2t/λ2। सर वो कौन सा टर्म है? मतलब किस चीज का डिफरेंस ले रहा है कि 0 1 2 ये सब आ रहा है? ये अच्छा चलिए मैं नीचे वाले को प्रूफ कर देता हूँ कि आपको याद आ जाए वहां से। जैसे देखिए इसका प्रूफ ये मैंने लिखा कहाँ से, पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है? 2t इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? m और यानी λ1, एक का डार्क दूसरे के ब्राइट से कॉन्साइड कर रहा था ना, तो m λ1 के लिए डार्क, तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप ऐसे लिखेंगे 2t/λ1 इक्वल टू m, इसे इक्वेशन 1 ऐसा लिखा जा सकता है ना बच्चा? यस सर। फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाथ इक्वल टू
पाथ इजकल टू 2t इजकल टू यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं m प्लस हाफ और लेमडा 2। यहाँ पे इसका क्या होगा, हालांकि मैंने शायद थोड़ा सा उल्टा ले लिया है ना, लेमडा 2 का हमें क्या करना चाहिए, कम लेना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, सर ये लेमडा 2 और फिर यहाँ पे ये लेमडा 2, इसे लेमडा 1 लेते हैं। अब ये सेटिस्फाइड है ना। सर मैं कह रहा हूँ ना कि इसी में सर वो मोस्ट जनरल वाला केस भी डाल देते ना, तो पी की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करने में इजी हो जाता है, यहीं से हम लोग डायरेक्टली डाल देते हैं। पी वाला केस, हाँ मतलब इसी में ही सर, मतलब जैसे एम है ना, उसमें कोई और चलिए ऑर्डर ले फिर लेते हैं, आप एम कह प्लस रहे हैं पी तो ले फिर लेते मैं पी वाला डाल देता हूँ। हैं। फिर हालांकि पी हमारे लिए एक एक्स्ट्रा सर दर्द हो जाएगा। इसी में ना सर पी की वैल्यूज हम 0 1 करके डालेंगे ना, तो सर इजीली आंसर वहां से आ जाएगा। और यहाँ पे लेमडा 1, इसे इक्वेशन 2। ऐसा लिखने में किसी को कोई तकलीफ है कि हम ऐसा लिख सकते हैं? नो सर। अब एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या लिखा जा सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इसे लिखा जा सकता है 2t बाई लेमडा 1 माइनस 2t बाई लेमडा 2। जब आप इसे माइनस करेंगे तो p प्लस हाफ लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। लिखा जा सकता है या कोई दिक्कत है? ठीक है सर। लिखा जा Yes, सकता है। हाँ। अब p की वैल्यू क्या सब ले सकते हैं, सेम Zero ऑर्डर ले का भी हो सकता है, डिफरेंट ऑर्डर का हो सकता है, 4 5 6। अगर ऐसा हम लेते हैं तो फिर ये फॉर्मूला क्या बनेगा, 2t लेमडा 1 माइनस 2t लेमडा 2 इक्वल टू क्या बन सकता है, हाफ। 1 लेंगे तो कितना, 3/2, 2 लेंगे तो 5/2, 7/2 एंड सो ऑन। अब समझ में आया? अब आ गया सर। यस सर। तो ये जो हमने रेडीमेड फॉर्मूला का है, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 2t जहाँ पे पाथ है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं where 2t is equal to path है। पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू 2t। सो 2t इज इक्वल टू 2, या अगर आपको कोई जस्ट पाथ के टर्म्स में भी है तो पाथ सीधा आप लेमडा 1 पाथ लेमडा 2, यहाँ भी पाथ लेमडा 1 माइनस पाथ लेमडा 2, ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपीयरेंस डिस्टिंक्टिव, ये अपीयरेंस का होगा। यहाँ से याद रखना भी इजी है कि समहाउ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ चीजें आपस में कंस्ट्रक्टिव नेचर होगा, दोनों एक ही जगह मैक्सिमा एक ही जगह मिनिमा बनाएंगे। ऐसा आपको डिस्ट्रक्टिव जैसा याद है कि ऐसा डिस्ट्रक्टिव का होता था हाफ 3/2 5/2। तो यहाँ Yes, जो sir. होंगे Yes, वो, sir. हाँ यहाँ जो होंगे वो डिसअपियरेंस हो जाएगा, तो इस तरीके से वो। आई होप ये पार्ट क्लियर है, पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं। यस सीधा यहाँ से डिराइव कर लीजिए, फिर आपको सब कुछ आ जाएगा। यहाँ से अगर पीछे वाला पार्ट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप अपीयरेंस डिसअपियरेंस का रेडीमेड फॉर्मूला आप ये याद रख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट एक न्यूमेरिकल लिख लिया था आप लोगों ने। डन सर। ओके, यहाँ पे हमने लेमडा 1 लेमडा 2 दो क्लोजली वेवलेंथ लिया, दोनों की आपस में अपनी पैटर्न बनेगी। फ्रिंज पैटर्न कहाँ गायब हो जाएगा, जब दोनों इकट्ठा डार्क एंड ब्राइट बनाना शुरू करेंगे।
तो यहाँ गायब होगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से आपको इसका कॉरस्पॉन्डिंग थिकनेस पता है, राइट। ये सारा कितने ऑर्डर पे गायब होगा बच्चा, एक्सप्रेशन बताओ, कितने ऑर्डर पे गायब होगा ऑर्डर की वैल्यू? लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइड बाय 4 डेल्टा लैम्डा, ये ना? यस सर। Yes, sir. थिकनेस कितने पे? नहीं, मुझे लगता है लैम्डा ऑर्डर तो सिर्फ 2 था शायद। थिकनेस का है सर वो। ऑर्डर 2 था, थिकनेस 4 था, 4 डेल्टा लैम्डा, है ना? यस हाँ। फिर रेडियस जो होगा वो फिर कितना होगा, तो आप 2t कर लीजिए, यानी और सर इसमें एम में भी सर एक ही लैम्डा होगा सर, लैम्डा 1 होगा। क्या लैम्डा 1? डायमेंशनल की दिक्कत होगा सर, ऊपर में सर लैम्डा अच्छा 1 हाँ होगा। हाँ, यहाँ एक ही लैम्डा होगा। यहाँ एक ही था, इसके साथ 2 था, ठीक। तो ये ऐसा कंडीशन था जब आपका इस तरीके से कन्फ्यूगेशन थी, ऐसा बोला। बट सपोज कीजिए कि आपने इसे थोड़ा सा रेज कर दिया, आपने इसे ऊपर उठा दिया, तो फिर क्या होगा? सो बहुत सारी क्वेश्चन में लिख देता हूँ, एट by how much height lens must be reached for complete wash out of fringe। ऐसा स्टेटमेंट कभी कभी ये कंप्लीट वॉश आउट का होता है। कंप्लीट वॉश आउट मतलब क्या हुआ, सारी फ्रिंजेस कोलैप्स कर जाती हैं। ऑलमोस्ट सारा फ्रिंज जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, पूरा धुल जाएगा। धुल जाने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खत्म हो गया, बट यहाँ जैसे देखिए कि आपने इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कोई शर्ट खरीदा था जिसपे कुछ पैटर्न बनी थी, लाइंस लगी थी, आपने उसे ऐसा धुआ है कि सारी लाइंस खत्म हो गई। हर एक जगह एक ही, या तो ब्राइट दिख रहा है या डार्क दिख रहा है, यानी हर एक जगह सिर्फ येलोनेस दिख रही है। अगर येलो कलर का आपने सपोज कीजिए लिया है, तो पहले कुछ कुछ कलर था, कहीं पे डार्क कहीं ब्राइट था, आपने उसे उतना यानी धोया कि अब सिर्फ येलो दिख रहा है, डार्क ब्राइट की लाइन खत्म हो गई है। कंप्लीट वॉश आउट का समहाउ इसका मतलब, या थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा और डीपर, यानी थोड़ा और सोच सकते हैं कि कंप्लीट वॉश आउट का मतलब क्या सेंस बनता होगा। क्वेश्चन समझ में आया बच्चे लोग? कितना रेज ऊपर करेंगे कि कंप्लीट वॉश आउट हो? कंप्लीट वॉश आउट मतलब होगा क्या कि पहले कहाँ के बाद यानी प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, कितने के बाद? 490 के बाद, है ना? यस मतलब सर। सेंटर पे ही Yes, सर sir. उसका, और अब वही क्या क्वेश्चन होना है क्या चाहिए? ये? अब क्या होना चाहिए? सेंटर पे ही ब्राइट का एक सेंटर के से साथ। ही सेंटर से ही हाँ। प्रॉब्लम शुरू हो जाना चाहिए, सेंटर से ही ना आपस में डिसएग्रीमेंट हो, सेंटर से ही Yes, आपका लगातार ब्राइट दिखे, यानी लगातार येलो कलर की पैटर्न दिखाई दे सेंटर से ही, यानी एक्चुअल में ये समहाउ ऐसा दिखेगा। सपोज कीजिए ये सेंटर वाला पॉइंट था पहले, तो सेंटर से ही ऐसा गायब दिखेगा, यानी सेंटर से कुछ दूर तक कंप्लीट ऐसा दिखेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, कितने देर के बाद फिर से रिअपियरेंस आना शुरू होगा बच्चे लोग, बताइए कितनी देर के बाद फिर से डार्क एंड ब्राइट की रिंग बनेगी? 490 के बाद। 490। हाँ, तो अभी जो गायब होना चाहिए सेंटर वाला ही। और अगर सपोज कीजिए स्क्रीन अगर आपका छोटा है, स्क्रीन इतना ही बड़ा दिख रहा है, तो आपको क्या दिखेगा, ये पूरा गायब दिखेगा ना, पूरा लगेगा कि स्क्रीन पे कुछ नहीं है ना। अगर Yes. स्क्रीन आपका इतना ही छोटा है तब तो यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिखेगा ना, तो कंप्लीट वॉश आउट का मतलब ये। चलिए सॉल्व कीजिए और बताइए कि क्या होगा इसमें, कितना थिकनेस रेज करेंगे तो कंप्लीट वॉश आउट होगा।
ये बताइए वाश आउट के लिए क्या चाहिए आपको? डार्क डार्क से कोइंसाइड हो या डार्क ब्राइट से कोइंसाइड हो? डार्क से कंप्लीट वॉश आउट के लिए क्या डार्क Dark डार्क से bright. कोइंसाइड हो या डार्क ब्राइट से कोइंसाइड हो? डार्क ब्राइट डार्क डार्क ब्राइट से ब्राइट कोइंसाइड। ना। और वो कोइंसाइड कहाँ से शुरू हो, झगड़ा कहाँ से शुरू हो जाए? घर से ही ना। सेंटर से सेंटर से हाँ, सेंटर से शुरू हो जाए। पहले क्या था कि घर में तो आपस में कोइंसाइड थे, कुछ दूर चलने के बाद फिर आपस में डिसएग्रीमेंट शुरू हुआ ना। They were in a best agreement at the center. After moving some distance, right, they start moving in out of phase, or they start disagreement between each other. One was forming dark at the other bright. But if you want to complete this wash out, then what should be happen here? The dark fringe of one wavelength should form at the bright of other, and starting from the center itself. सेंटर से ऐसा शुरू हो तो फिर दिक्कत होगी। अब मुझे बताइए कि सेंटर पे पार्ट डिफरेंस कितना है? 0 0 हमने कितना ऊपर उठाया उसे? कितना ऊपर उठाया है? टी नॉट। तो वहां पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 2T नॉट, 2T नॉट ना। यस सर हाँ, सो इफ डार्क and bright fringe coincides at the center, complete wash out of fringe will occur here. अब अगर हम यहाँ पे लिखे कि पार्ट डिफरेंस एट सेंटर, कितना होगा? सेंटर पे थिकनेस कितनी है? 2T नॉट। तो कितना होना चाहिए? 2T नॉट इक्वल टू फिर कितना? तो एक का अगर डार्क तो यहाँ पे m lambda 2 इक्वल टू m प्लस हाफ lambda 1, और ये दोनों कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर पे, क्योंकि सेंटर पे थिकनेस कितनी है? सेंटर पे यहाँ पे T नॉट यानी T नॉट है। अब इसको सॉल्व कीजिए कि m की वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करने के बाद? वही आएगी जो पहले हमने कहा था। यस सर। और फिर थिकनेस कितना आएगा? वही आएगा जो हमने पहले निकाला है। वही आएगा ना, उसी थिकनेस पे ना। यस सर इसे बिना सॉल्व किए हुए आप बता सकते थे। जैसे देखिए, अगर मैं कहता हूं कि इस थिकनेस के लिए, इतने थिकनेस के लिए यहाँ हुआ क्या, तो ये ऐसा पार्ट डिफरेंस था जहां पे फ्रिंजे लॉस्ट हो गई, यानी आपस में डिसएग्रीमेंट में आ गया। एक का पाथ, एक का डार्क, दूसरे का ब्राइट पे हो गया। अगर इसका मतलब कि इतना दूर पाथ होने के बाद चीजें लाइट क्या हो गई, आपस में डिसएग्रीमेंट हो गया। अगर इतना ही दूर आप इसको यहाँ अवेलेबल करवा दें तो यहाँ भी वही चीजें होगी यस सर। ना। Yes, sir. जितना दूर, Yes, जितना sir. पाथ यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हुआ था, अगर इतना ही पाथ आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा दें तो यहीं से झगड़े शुरू होंगे ना। जी सर। राइट, तो ये यही हुआ। ये इसलिए इसका आंसर जो था, यहाँ जो आपका आंसर आया है एग्जैक्टली यहाँ भी आपका वही आंसर आया। देयरफॉर द सेम आंसर इज हियर, नथिंग हैज चेंज्ड। ठीक, क्लियर है बच्चों लोग? किसी को कोई डाउट है इसमें? एनीवन? कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक एक बचा माइकलसन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे फ्रेशली से। ठीक,
अगले क्लास में माइकलसन कर लेंगे। यहाँ पे न्यूटन्स में कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, यानी या तो कॉन्सेप्ट में या न्यूमेरिकल्स में। आपने पीछे असाइनमेंट सॉल्व किया है क्या? पेपर पूरा तो करा नहीं। अभी सर पूरा नहीं किया है। अच्छा, तो कल आप ना इसे डेफिनेटली असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिए न्यूटन्स का, ठीक। और कल आप असाइनमेंट अपने पास रखिएगा। कल हमारा ये न्यूटन्स हो गया है, माइकलसन बच रहा है। तो न्यूटन और माइकलसन का दोनों का असाइनमेंट हमने एक ही दे रखा, तो माइकलसन डिस्कस करके 1 आवर में उसका फिर हम इसके असाइनमेंट डिस्कस कर लेंगे। तो कल आप डेफिनेटली कोशिश कीजिए न्यूटन्स का असाइनमेंट सॉल्व करने का, ठीक। ओके सर ओके, सर। आप बताइए। सर मतलब इसमें आप ये कह रहे हैं कि ये थिकनेस हम कहीं पे भी प्रोवाइड कर देते हैं, हाँ तो वहां से फ्रिंजेस डिसअपीयर होना चालू हो जाएंगे। हाँ, यानी थिकनेस से भी बेटर है कि इतना पाथ ना कहीं भी प्रोवाइड कर दें वो लॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि होगा क्या ना, हमने जो कोहेरेंट लेंथ को डिफाइन किया था तो वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद डिसएग्रीमेंट हो रहा था, वो डिस्टेंस फिक्स है। तो आप उतना पाथ, जैसे आपको अगर मैंने टी यहाँ पे कहा है, या आप पाथ के टर्म्स में, जैसे पाथ हमारा कितना है 2t है, या पाथ अगर आपका d sin थीटा ही हो, तो इतने पाथ ट्रेवल करने के बाद पाथ के टर्म्स में आप कहें तो वहां पे आपस में उसे डिसएग्रीमेंट आना ही आना है। ये ऑलमोस्ट यानी उसका ना इनहेरेंट नेचर है, ठीक। तो ये ऐसा है कि कुछ यानी ये डिस्टेंस फिक्स्ड ही है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है ना कि किसी की डेस्टिनी फिक्स्ड होती है कि कुछ दिन के बाद उसके साथ ऐसा ही होगा। समहाउ यहाँ पे ऐसा ही है कि ना इतने डिस्टेंस के बाद ऑलमोस्ट वो फिक्स है कि आउट ऑफ फेज में चले जाएंगे। अच्छा, मतलब यही उसी का फ्लो करता है। क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, हमको लगा कि उसका ही फ्लो करता है। नहीं, ऑलमोस्ट होता क्या है ना कि चीजें, जैसे हम अभी ने यहाँ पे ऑप्टिक्स में पढ़ा कि चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ऐसा ही ऑलमोस्ट सब कुछ रिलेटेड है। सारा कुछ ना, हम जितने सारे बिहेव कर रहे हैं एक वेल डिफाइंड लॉ के अकॉर्डिंग टू बिहेव कर रहे हैं। अब चीजें है क्या कि अगर हमने लॉ को समझ लिया तो हम उसके साथ मैनिपुलेट कर लें। जैसे एक गेम होता है ना, तो गेम में जिसको नहीं समझ में है वो भागता है, ठीक, और वो फिर गेम में कोई और आदमी उसके साथ गेम प्ले करता है। जब आप गेम समझ लेंगे तो चांसेस है दो फिर तरीका है, या तो आप गेम में फिर से प्ले कीजिए या गेम से आउट हो जाइए ना, क्योंकि अब आपको उसका रूल समझ में आ गया। तो ऐसा ही है, ये साइंस कैसे बिहेव करता है तो वो सारा कुछ वेल डिफाइंड है। आपने जब एक बार समझ लिया है ना इसका बिहेवियर, तो आप इस चीज को आप कंट्रोल कर लेंगे कि कहाँ डार्क होगा, कहाँ ब्राइट होगा, कहाँ चीजें क्या होगी, आपको पहले से पता होगा ये। तो उस चीजों को अवॉइड कर सकते हैं या उस चीजों को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए है क्या कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं, वेदर वी आर सक्सेस और वेदर वी आर फेल्ड, राइट, वेदर वी आर स्टूपिड और वेदर वी आर स्मार्ट, ये सब बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि वेदर वी आर लर्निंग और नॉट, वेदर वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग और थिंग्स नॉट। क्योंकि हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बट क्या चीज हम पे डिपेंड करता है कि वेदर वी आर कॉन्टिन्यूसली लर्निंग फेज और नॉट, हम लगातार लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लर्निंग ज्यादा जरूरी है। क्लियर है ये? जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।